नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब ने स्कूल में इतिहास पढ़ा है, राजाओं की कहानियां, युद्ध की तारीखें। हम हमेशा पूछते हैं इतिहास में क्या हुआ, लेकिन आज हम एक ज्यादा गहरा सवाल पूछने वाले हैं। हमें ये पता कैसे चलता है कि इतिहास में क्या हुआ? बिल्कुल, ये सवाल किसी भी इतिहास को समझने की आप कह सकती हैं चाबी है। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम उपिंदर सिंह की शानदार किताब अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया से मदद लेंगे। अच्छा। और खास तौर पर उसके पहले अध्याय अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। तो मतलब आज हम सीधे कहानी पर नहीं, बल्कि कहानी के स्रोतों यानी सोर्सेस पर गौर करेंगे। बिल्कुल। ये समझना सिर्फ एकेडमिक तौर पर नहीं, बल्कि उन सबके लिए जरूरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, या बस अपने अतीत को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प खोज की परतों को खोलते हैं। चलिए, तो अध्याय का पहला हिस्सा है रीडिंग एंशिएंट टेक्स्ट्स फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ऐतिहासिक नजरिए से पुराने ग्रंथों को कैसे पढ़ा जाए। और इसकी शुरुआत एक बड़ी मजेदार कहानी से होती है। साल था 1148 सीई। कल्हण नाम के कश्मीरी ब्राह्मण ने राज तरंगिणी नाम की एक किताब लिखनी शुरू की। राजाओं की नदी। हाँ, राजाओं की नदी। और कमाल की बात यह है कि कई लोग उन्हें भारत का पहला, मतलब सही मायनों में, इतिहासकार मानते हैं। हाँ, और उन्होंने खुद ये कहा कि एक अच्छे इतिहासकार को एक जज की तरह होना चाहिए। अच्छा। पूरी तरह निष्पक्ष, अनबायस्ड। उसे सिर्फ सच लिखना चाहिए, किसी राजा की तारीफ में कसीदे नहीं पढ़ने चाहिए। लेकिन यहाँ एक पेच है ना? बिल्कुल है। कल्हण खुद को इतिहासकार के साथ साथ एक कवि भी मानते थे। तो उनकी किताब में कहाँ पर तथ्य यानी फैक्ट खत्म होता है और कहाँ कल्पना, लेजेंड शुरू होती है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और शायद यही सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है। बिल्कुल। हर सोर्स को उसके लेखक और उसके समय के संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ता है। क्या वो राजा के दरबार में बैठकर लिख रहा था, वो किसी धार्मिक संस्था का हिस्सा था? इस सवाल जवाब से ज्यादा जरूरी हैं। और यहीं से हमें पता चलता है कि इतिहास के स्रोत मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक साहित्यिक यानी किताबें और ग्रंथ, और दूसरे पुरातात्विक यानी जमीन के नीचे से मिली पुरानी चीजें, मटेरियल रिमेन्स। पर ये बंटवारा, ये डिवीजन भी तो एकदम साफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे किसी पत्थर पर खुदा हुआ कोई संदेश, इंस्क्रिप्शन। हाँ, शिलालेख। तो वो पत्थर का टुकड़ा होने की वजह से पुरातात्विक है, पर उस पर कुछ लिखा होने की वजह से साहित्यिक भी है। एग्जैक्टली। ये दोनों दुनियाएं अक्सर एक दूसरे से मिलती हैं। चलिए पहले साहित्यिक स्रोतों की दुनिया में चलते हैं, खासकर उन पुरानी पांडुलिपियों की जिन पर ये ज्ञान लिखा गया था। आज तो हम कागज पर लिखते हैं या कंप्यूटर पर। जी। लेकिन हजारों साल पहले तो कागज था ही नहीं। तब कैसे सहे जाता था ज्ञान? तब इस्तेमाल होते थे ताड़ के पत्ते। ताड़ के पत्ते? हाँ, जिन्हें संस्कृत में तालपत्र कहते हैं। इन पर लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। तालीपोत या पालमीरा ताड़ के पत्तों को पहले सुखाकर सही आकार में काटा जाता था और फिर उस पर स्याही से लिखते थे। नहीं, यही तो मजेदार बात है। स्याही से नहीं, एक नुकीली कलम जैसी चीज जिसे स्टाइलिस कहते हैं, उससे पत्तों पर अक्षर उकेरे जाते थे। एनग्रेव करते थे। हाँ, एंग्रेव किया जाता था और फिर उस पर कालिख या चारकोल पोत दिया जाता था। अच्छा। वो कालिख उन उकेरी हुई लकीरों में भर जाती थी और लिखावट साफ दिखने लगती थी। वाह! और इन पत्तों को संभाल कर रखना तो एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी। मतलब आजकल हम क्लाउड बैकअप की चिंता करते हैं, उस जमाने में तो दीमकों और नमी से बैकअप बनाना पड़ता था। बिल्कुल। एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी एक बारिश में या आग लगने से खत्म हो सकती थी। तो उस जमाने में बैकअप का क्या तरीका था? नकल करना। लिपिकार यानी स्क्राइब्स पुरानी पांडुलिपियों की हाथ से नकल बनाकर नई प्रतियां तैयार करते रहते थे। लेकिन नकल करने में तो गलतियां भी होती होंगी। बिल्कुल, इंसान है तो गलतियां भी होती थीं। कभी कोई शब्द छूट गया, कभी किसी ने अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया। तो फिर हम कैसे भरोसा करें कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हजारों साल पहले लिखे गए ओरिजिनल टेक्स्ट जैसा ही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब इतिहासकार ऐसे निकालते हैं कि वे किसी एक ग्रंथ की दुनिया भर में मौजूद दर्जनों अलग अलग पांडुलिपियों को इकट्ठा करते हैं, उनकी तुलना करते हैं और फिर एक क्रिटिकल एडिशन तैयार करते हैं। ये उस मूल टेक्स्ट के सबसे करीब की कॉपी होती है जिसमें सारी गलतियों और बदलावों को नोट किया जाता है। लेकिन क्या हम सच में जान सकते हैं कि मूल क्या था
हो सकता है कि किसी लिपिकार ने जो गलती की वो असल में एक जरूरी सुधार हो जो उसने उस जमाने के हिसाब से किया हो। क्या मूल को खोजना हमेशा सही होता है? ये एक बहुत गहरा दार्शनिक सवाल है और इतिहासकार इस पर हमेशा बहस करते हैं। लेकिन चलिए अब कुछ प्रमुख साहित्यिक स्रोतों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं वेदों से। वेद तो भारतीय संस्कृति की नींव माने जाते हैं। हाँ, वैदिक परंपरा में ग्रंथों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब है जो सुना गया, यानी वो ज्ञान जो ईश्वर से सीधे ऋषियों तक पहुंचा, जैसे कि वेद। और स्मृति? स्मृति है जो याद किया गया है, यानी वो ज्ञान जो इंसानों ने रचा और याद रखा, जैसे पुराण और महाकाव्य। और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। बिल्कुल। ऋग्वेद की रचना का समय मोटे तौर पर 1500 से 1000 बीसी के बीच माना जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये तारीखें हमें किसी प्राचीन ग्रंथ से नहीं मिली हैं। ये 19वीं सदी में मैक्स मूलर जैसे विद्वानों द्वारा लगाए गए अनुमान है। अच्छा, भाषा और शैली के आधार पर। हाँ। अब आते हैं उन 2 ग्रंथों पर जो शायद भारत में सबसे ज्यादा पढ़े और सुने जाते हैं, रामायण और महाभारत। ये दोनों महाकाव्य इतिहास की श्रेणी में आते हैं, पर यहाँ इतिहास का मतलब हिस्ट्री नहीं, बल्कि ऐसा ही हुआ था। हाँ, और इनकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये किसी एक लेखक ने एक समय में नहीं लिखे। 1 मिनट, मतलब महाभारत किसी एक वेद व्यास से नहीं लिखी? ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। महाभारत का जो रूप आज हमारे पास है, उसे बनने में लगभग 800 साल लगे। 800 साल? हाँ, अनुमान है कि इसका विकास सी 400 BCE से 400 CE तक चलता रहा। तो इसीलिए इतिहासकार अब महाकाव्य युग या एपिक एज जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई एक छोटा युग था ही नहीं, ये तो सदियों तक चलने वाली एक प्रक्रिया थी। 800 साल, ये कैसे हो सकता है? मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा था। ठीक यही मतलब है। रामायण के मामले में J.L. ब्रॉकिंगटन का विश्लेषण बहुत दिलचस्प है। उन्होंने इसके विकास के 5 चरण बताए हैं। अच्छा। पहले चरण में लगभग 5th 4th सेंचुरी BCE ये एक वीर गाथा थी, हीरोइक स्टोरी, जिसमें राम एक आदर्श इंसान और राजा थे, लेकिन भगवान नहीं। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक कहानी को समाज अपनी जरूरत के हिसाब से वक्त के साथ बदलता गया। बिल्कुल। बाद के चरणों में धीरे धीरे इसमें भक्ति का तत्व जुड़ता गया और राम को विष्णु का अवतारा माना जाने लगा। तो जब हम आज रामायण पढ़ते हैं तो हम किसी एक लेखक की नहीं बल्कि कई सदियों की सोच, जरूरतों और आस्थाओं को एक साथ पढ़ रहे होते हैं। वाह, मतलब कोई भी टेक्स्ट पत्थर की लकीर नहीं होता, वो एक जिंदा दस्तावेज की तरह होता है। बिल्कुल, जो अपने समाज के साथ सांस लेता है और बदलता है। इस नजरिए से तो इन ग्रंथों का मतलब ही बदल जाता है। अच्छा, पुराणों के बारे में क्या कहा जाता है? पुराण का सीधा मतलब है पुराना। जी। ये कहानियों के जरिए जटिल धार्मिक और दार्शनिक बातें समझाते हैं। इनमें राजवंशों की वंशावलियां भी मिलती हैं, खासकर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की, जो इतिहासकारों के लिए एक जरूरी स्रोत हैं। हाँ। और आखिर में आते हैं धर्मशास्त्र, जैसे मनुस्मृति, जिन पर आज भी बहुत बहस होती है। धर्मशास्त्र असल में समाज को चलाने के लिए नियम कानून की किताबें हैं। जी। ये हमें बताते हैं कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेकिन इनकी सबसे रोचक बात यह है कि ये हमें सिर्फ सिद्धांत नहीं बताते, बल्कि सिद्धांत और असल जिंदगी के व्यवहार के बीच का तनाव, द टेंशन बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस भी दिखाते हैं। हाँ, इसका कोई उदाहरण? जरूर। मनुस्मृति एक तरफ तो विधवा विवाह की निंदा करती है, जो उसका आदर्श या सिद्धांत है, लेकिन उसी किताब में आगे ये भी बताया गया है कि अगर किसी औरत का पति सालों तक लापता रहे तो उसे कितने समय तक इंतजार करना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद वो दूसरा विवाह कर सकती है। उस दूसरे विवाह से पैदा हुए बच्चे के अधिकार क्या होंगे, इसका भी जिक्र है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कानून बनाने वालों को पता था कि समाज में विधवा विवाह हो रहे हैं, भले ही वो आदर्श स्थिति ना हो, तो उन्हें इसे भी रेगुलेट करना पड़ रहा था। बिल्कुल। तो ये पांडुलिपियां हमें उस दौर की सोच बताती हैं, उनके आदर्श बताती हैं। लेकिन लोग असल में जीते कैसे थे, उनके घर कैसे थे, वो क्या खाते थे, इसका जवाब हमें ताड़ के पत्तों पर नहीं, जमीन के नीचे मिलता है। और यही पर पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी की एंट्री होती है, जो हमें कहानियों से निकालकर हकीकत की ठोस दुनिया में ले जाता है। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं, आर्कियोलॉजी एंड द अर्ली इंडियन पास्ट। पुरातत्व यानी भौतिक अवशेषों का अध्ययन,
इसमें एक जरूरी शब्द है आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट। यानी इंसान की बनाई या इस्तेमाल की हुई कोई भी चीज, जैसे मिट्टी का बर्तन, पत्थर का औजार या बच्चों का खिलौना। और जब एक ही तरह के आर्टिफैक्ट कई जगहों पर एक ही समय के स्तर पर मिलते हैं तो उसे एक पुरातात्विक संस्कृति या आर्कियोलॉजिकल कल्चर का नाम दिया जाता है। और पुरातत्वविदों को ये चीजें मिलती कैसे हैं? जाहिर है खुदाई से। हाँ, खुदाई या एक्सकवेशन एक मुख्य तरीका है और इसका एक सबसे बुनियादी सिद्धांत है स्तरीकरण, स्ट्रैटिग्राफी। स्तरीकरण, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी के घर में पुरानी रद्दी का ढेर हो। ठीक है। सबसे नीचे दबा हुआ अखबार सबसे पुराना होगा और जो सबसे ऊपर रखा है वो सबसे नया। हाँ, ये तो लॉजिकल है। जमीन भी ठीक इसी तरह काम करती है। समय के साथ मिट्टी की परतें एक के ऊपर एक जमते जाती हैं, तो खुदाई में जो चीज जितनी गहरी मिलेगी वो उतनी ही पुरानी होगी। एग्जैक्टली। पुरातत्वविद इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, बस उनका रद्दी का ढेर हजारों साल पुराना होता है। ये तो बहुत सरल तरीका है। और आजकल तो खुदाई के अलावा भी नई तकनीकें आ गई होंगी। बिल्कुल, अब रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकें हैं जिनसे बिना खुदाई किए जमीन के नीचे क्या है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक बहुत ही रोमांचक फील्ड है मरीन आर्कियोलॉजी। पानी के नीचे का पुरातत्व। हाँ, जैसे गुजरात में द्वारका के पास समुद्र में डूबे हुए एक शहर के अवशेष मिले हैं। कल्पना कीजिए, एक पूरा शहर जो लहरों के नीचे दबा है। ये तो सच में रोमांचक है। लेकिन इन सब चीजों की उम्र कैसे पता की जाती है? यहाँ पर विज्ञान की भूमिका बहुत बढ़ जाती होगी, खासकर डेटिंग में। निश्चित रूप से। सबसे मशहूर तरीका है रेडियो कार्बन डेटिंग या C14 डेटिंग। ये एक तरह की जैविक घड़ी, अब बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है। जैविक घड़ी? वो कैसे? देखिए, हर जीवित चीज में, चाहे वो पेड़ हो या इंसान, कार्बन का एक रेडियो एक्टिव रूप होता है जिसे कार्बन 14 कहते हैं। जब तक वो चीज जिंदा है उसमें C14 की मात्रा स्थिर रहती है, लेकिन मरने के बाद शरीर नया C14 लेना बंद कर देता है और पुराना C14 एक तय रफ्तार से खत्म होने लगता है। और वो रफ्तार हमें पता है? हाँ, वैज्ञानिकों को पता है कि 5730 सालों में किसी भी अवशेष में C14 की मात्रा ठीक आधी रह जाती है। इसे उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। अच्छा, तो किसी हड्डी या लकड़ी के टुकड़े में कितना C14 बचा है, इसे मापकर उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये तारीखें एकदम सटीक होती हैं? मतलब क्या हम कह सकते हैं कि ये चीज ठीक 4250 साल पुरानी है? नहीं, इतनी सटीक नहीं। इन तारीखों में हमेशा एक प्लस माइनस फैक्टर होता है, जैसे 2300 BCE प्लस माइनस 100 साल। अच्छा। और इन रेडियो कार्बन तारीखों को हमारे कैलेंडर की तारीखों में बदलने के लिए एक और प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे कैलिब्रेशन कहते हैं। इसी वजह से आप कभी-कभी एक ही सभ्यता की तारीखें अलग-अलग किताबों में थोड़ी अलग-अलग देख सकते हैं। चलिए, अब उन स्रोतों पर आते हैं जो पुरातात्विक भी हैं और साहित्यिक भी। हमारा अगला खंड है एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, और न्यूमिस्मैटिक्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स। बिल्कुल, शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये इतिहासकारों के लिए सोने की खान जैसे हैं। सोने की खान क्यों? क्योंकि पांडुलिपियों के विपरीत, जिन्हें बार बार नकल किया जाता था, शिलालेख पत्थर या धातु पर खुदे होते हैं। वो ज्यादा टिकाऊ होते हैं और उनमें बदलाव की गुंजाइश बहुत कम होती है। और सबसे बड़ी बात, वे आमतौर पर उसी समय के होते हैं जिस घटना का वे जिक्र करते हैं। भारत में सबसे पुराने शिलालेख जो पढ़े जा सकें वो सम्राट अशोक के हैं। हाँ, और वो ज्यादातर ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। इन शिलालेखों से हमें सिर्फ अशोक के धम्म के बारे में ही नहीं, बल्कि उनके साम्राज्य की सीमाओं और प्रशासन के बारे में भी पता चलता है। और इनसे तारीखों का पता लगाना भी एक विज्ञान है। हाँ, कई बार राजा अपने शासनकाल के साल यानी रेगनल ईयर लिखवाते थे, या फिर किसी संवत या एरा का जिक्र होता था, जैसे विक्रम संवत या शक संवत। और अब आते हैं इतिहास के सबसे छोटे लेकिन सबसे कीमती सुरागों पर, सिक्के। न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों का अध्ययन। सिक्के सिर्फ लेन देन के काम नहीं आते, इतिहासकारों के लिए वो टाइम कैप्सूल की तरह हैं। टाइम कैप्सूल? वाह। हाँ, उन पर राजा का नाम, उसकी उपाधि और कभी-कभी तारीख भी मिलती है। और इससे हमें उन राजाओं के बारे में भी पता चलता है जिनका जिक्र किसी किताब में है ही नहीं। बिल्कुल, जैसे उत्तर पश्चिम भारत में शासन करने वाले इंडो ग्रीक राजा।
उनके बारे में हमें जो कुछ भी पता चलता है वो मुख्य रूप से उनके शानदार सिक्कों से ही पता चलता है। कमाल है। मतलब इन राजाओं का पूरा इतिहास लिखित ग्रंथों में लगभग गायब है और हमें उनकी कहानी सिक्कों के छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़नी पड़ती है। ये तो जासूसी करने जैसा हुआ। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक जासूसी ही है। और सिक्कों से हमें और भी बहुत कुछ पता चलता है। जी। वे किस इलाके में पाए गए हैं, इससे साम्राज्य की सीमाओं का अंदाजा लगता है। सिक्के किस धातु के बने हैं और वो कितनी शुद्ध है, इससे राज्य की आर्थिक हालत का पता चलता है। अच्छा, मतलब अगर सोने के सिक्कों में मिलावट बढ़ रही है तो शायद अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। एग्जैक्टली। और सिक्कों पर बने निशान वो हमें उस राजा और समाज की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताते हैं। किसी सिक्के पर शिव का त्रिशूल है तो किसी पर यूनानी देवी देवता। तो आज हमने देखा कि इतिहास का निर्माण किसी एक स्रोत से नहीं होता। ये साहित्यिक ग्रंथों के धुंधले शब्द, जमीन के नीचे दबे मिट्टी के बर्तनों, पत्थरों पर खुदे संदेशों और पुराने सिक्कों जैसी अनगिनत कड़ियों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने जैसा है। बिल्कुल, हर स्रोत की अपनी ताकत है और अपनी सीमाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि हमें हर स्रोत का आलोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा। हाँ, हर स्रोत से ये सवाल पूछना होगा, ये किसने लिखा या बनवाया, क्यों लिखा या बनवाया, इसका असली मकसद क्या था और इसमें क्या पूर्वाग्रह हो सकते हैं। बिना इन सवालों के हम इतिहास नहीं, सिर्फ कहानियां पढ़ रहे होते हैं। सही बात है। बिल्कुल। चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। ह्वेनसांग और अल-बिरूनी जैसे महान विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि प्राचीन भारतीय राजधानियों में बड़े-बड़े शाही अभिलेखागार यानी रॉयल आर्काइव्स हुआ करते थे। अच्छा। जहां सारे सरकारी दस्तावेज और रिकॉर्ड रखे जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक हमें ऐसा एक भी अभिलेखागार नहीं मिला है। सब समय के साथ नष्ट हो गए। जरा सोचिए, अगर कल खुदाई में ऐसा ही कोई खोया हुआ शाही दस्तावेजों का खजाना मिल जाए तो प्राचीन भारत का कौन सा सबसे बड़ा रहस्य या विवाद है जो हमेशा के लिए सुलझ सकता है। अगली बार तक सोचते रहिए।